नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के नए लक्ष्य की, अपने वादों को पूरा करती हिमाचल कांग्रेस की। जानेंगे दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच चल रही लड़ाई में क्या बोले सीजेआई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैसे बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। बात होगी महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार के रिश्तों में आई खटास की। जोशीमठ पर धामी सरकार के नए ऐलान की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत का बड़ा दांव। सोशल सिक्योरिटी पर कानून बनाने की मांग, कहा संसद जल्द बनाए इस पर कानून। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का वादा, एजेंसियां मुस्तैदी से करेंगी सुरक्षा। बोले 3 महीने में चौकसी बढ़ेगी। राजौरी मामले की जांच एनआईए को सौंपी। शरद यादव को अमित शाह, राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। एमपी में कल दी जाएगी अंतिम विदाई। भावुक लालू यादव बोले, ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 303 अंकों की तेजी के साथ 60,261 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 58 अंकों की बढ़त के साथ 17,957 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। भारत जोड़ो यात्रा आज एक दिन के विराम पर थी, लेकिन राहुल गांधी आज भी काफी सक्रिय नजर आए। अपनी यात्रा के बाद के लक्ष्यों को राहुल ने एक खुले खत के जरिए जाहिर कर दिया। इस खत से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। तो क्या लिखा है राहुल गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना पहुंच चुकी है। आज विश्राम का दिन था, लेकिन राहुल गांधी आज भी अपने काम में जुटे रहे। करीब 3500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके राहुल गांधी ने आज ओपन लेटर लिखकर यात्रा के अनुभवों को साझा किया है। साथ ही बताया कि उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य क्या है। राहुल गांधी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें सिखाया है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों की ढाल बनना और उनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज को उठाना। मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, भारत आर्थिक मुश्किलों से गुजर रहा है। युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, एक धर्म को दूसरे धर्म, जाति को दूसरी जाति और एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जा रहा है। आपसी नफरत और झगड़ा हमारे देश के विकास में बाधक है। मेरा आप सभी को ये ही संदेश है कि डरो मत, दिल से डर निकाल दो, नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही राहुल ने अपने संकल्प के बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी ने लिखा कि सड़क से लेकर संसद तक इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जहां किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपए डॉलर के सामने मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना हो। अब देखना होगा कि राहुल अपने सपने को कैसे साकार कर पाते हैं। राहुल गांधी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि यात्रा के समापन के बाद भी संसद से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। इधर कांग्रेस ने भी अपने इरादों और वादों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जिन वादों के साथ हिमाचल की सत्ता में कांग्रेस आई थी, उनमें से उसने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन का इंतजार अब खत्म हो गया है। राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वादे के मुताबिक पहली कैबिनेट मीटिंग में ही ओपीएस को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में ओपीएस योजना बहाली की गारंटी राज्य को दी थी। विधानसभा चुनावों में कर्मचारियों की ये सबसे बड़ी मांग थी, जिसे पूरा करने का वादा कांग्रेस के नेताओं ने किया था। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान करते हुए सुक्खू ने कहा, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अर्की में मैंने पहली बार कहा था कि ओपीएस बहाल करेंगे। पिछले दिनों अधिकारी पैसा नहीं होने की बात कहकर इसमें अड़चन डालते रहे, लेकिन मैंने अपना फॉर्मूला दिया। पिछली सरकार ने तो कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए एरियर के भी नहीं दिए, लेकिन हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस की एक और गारंटी पर मुहर लगा दी गई है। सुक्खू ने कहा कि कैबिनेट बैठक में 1500 रुपए महिलाओं को देने का भी फैसला लिया गया है। इसे लेकर कैबिनेट सब कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देगी। कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह इस सब कमेटी में शामिल हैं। इसके साथ ही 1 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर भी काम शुरू हो गया है। इसके लिए भी कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी और रोहित ठाकुर को शामिल किया गया है। ये कमेटी 1 महीने में रिपोर्ट देगी। यानी पहली ही बैठक में कांग्रेस ने 2 बड़ी गारंटियों को पूरा कर दिया है और रोजगार के मामले में भी तेजी से कदम आगे बढ़ा दिए हैं।
ओल्ड पेंशन स्कीम आज से हिमाचल में लागू हो गई है, यानी कांग्रेस जनता से किए वादों को पूरा करने में जुट गई है और कांग्रेस का ये एक्शन आने वाले चुनावों में बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है। एक्शन में तो सुप्रीम कोर्ट भी है। आज दिल्ली और केंद्र के अधिकारों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को जमकर फटकार लगाई। तो क्या कहा चीफ जस्टिस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर तल्खियां देखने को मिलती हैं और सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र के रवैये पर नाराजगी जाहिर कर चुका है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर जगह केंद्र की दखलंदाजी पर भी आपत्ति जताई है। ऐसे में अब एक मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने केंद्र के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि अगर दिल्ली में प्रशासन केंद्र सरकार के इशारे पर ही चलाया जाना है तो एक निर्वाचित सरकार होने का क्या मतलब है। आपको बता दें कि CJI ने केंद्र से ये सवाल उस दौरान पूछा जब सेवाओं के नियंत्रण पर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक विवाद की सुनवाई के दौरान 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे। आपको बता दें, इस बेंच में जस्टिस MR शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और PS नरसिम्हा भी शामिल हैं। CJI की ये टिप्पणी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील पर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के पास ये कहने का अधिकार होना चाहिए कि किसे नियुक्त किया जाएगा और कौन किस विभाग का प्रमुख होगा। यानी CJI की टिप्पणी से साफ है कि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र को जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि दिल्ली में केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी तो अब कर्नाटक में भी बीजेपी की नहीं चलेगी। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों में लिंगायत समुदाय को साधने के लिए बीजेपी ने आरक्षण की चाल चली थी, जिसे आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले से नाकाम कर दिया है। देश भर में इस समय पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दल भी इस मुद्दे को खूब भुना रहे हैं और आगामी चुनावों में भी इस मुद्दे को खूब भुनाया जाएगा। और कर्नाटक में तो इसका शोर भी सुनाई देने लगा है, जहां पिछले दिनों कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया था और कांग्रेस ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन दिया था। ऐसे में अब ओल्ड पेंशन स्कीम के बढ़ते मुद्दे को देखकर मोदी सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने इसी मुद्दे को जमकर उठाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हिमाचल बीजेपी के हाथ से चला गया। ऐसे में अब बीजेपी कर्नाटक में भी फंसी हुई है। यही वजह है कि अब सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा कदम उठाने का विचार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी सेवाओं में काम करने वाले कुछ लोगों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का फैसला लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने बताया कि देश भर में सभी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय कुछ खास लोगों के लिए इसको बहाल किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया कि ये सशस्त्र बल है, जिसकी वजह से इन लोगों को OPS का फायदा मिलेगा। ये इस योजना के पात्र हैं। कोर्ट के इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार के इस फैसले को देखकर कहा जा सकता है कि केंद्र अब विपक्ष के दबाव में आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के इस फैसले ने सत्ता पर काबिज बीजेपी के मंसूबों को फेल कर दिया है। मंसूबे तो बीजेपी के महाराष्ट्र में भी फेल होते नजर आ रहे हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना के रिश्तों में खटास आती दिख रही है। खबरों की माने तो शिंदे गुट के विधायक बीजेपी से नाराज हैं और ये नाराजगी आने वाले आम चुनावों में बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाकर महाविकास अघाड़ी की सरकार को तो गिरा दिया, लेकिन अब सत्ता को बचाए रखना उसके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस शिंदे गुट के साथ उसने सांठगांठ करके सरकार बनाई थी, उसके साथ ही अब खटपट की खबरें तेज हो गई है। कभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तो कभी विधान परिषद चुनाव को लेकर शिंदे गुट के विधायक नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वहीं शिंदे गुट के एक और विधायक के नाराज होने की खबर सामने आई है। इसकी वजह विधायक संजय शिरसाट की सुरक्षा है। दरअसल बीजेपी के खिलाफ तीखे तंज कसते रहे शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट की सुरक्षा को हटा लिया गया है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि सुरक्षा हटाए जाने की वजह से उनकी जान मुश्किल में फंस गई है। ऐसे में अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी हुई तो इसका जिम्मेदार पुलिस विभाग होगा। संजय शिरसाट के मुताबिक जीप उपलब्ध न होने की वजह से उनकी सिक्योरिटी बीते 3 दिनों से हटाई गई है। ऐसे ही मौके का फायदा उठाने की फिराक में विरोधी रहते हैं। संजय शिरसाट ने कहा कि वो इस संबंध में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी बात करेंगे। शिंदे गुट के विधायक के बयान से साफ है कि वो नाराज है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वो खफा हो चुके हैं। तब उनकी नाराजगी शिंदे फडणवीस सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थी। 6 महीने गुजर जाने के बाद में जब सरकार का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ था,
जिस पर शिरसाट के नाराज होने की खबर सामने आई थी। हालांकि उन्हें मना लिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर उनके सुर मुखर हो चुके हैं, जिससे गठबंधन बिखरता दिखने लगा है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र में एक बार फिर बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है। परेशानी तो इस वक्त जोशीमठ में भी आई हुई है, जहां हजारों लोगों के सिर से छत छिन गई है। लोग अपने घर बार को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में आज जोशीमठ के हालात को देखते हुए धामी सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। तो इस राहत पैकेज में जोशीमठ के लोगों के लिए क्या है राहत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक जिन लोगों को इस मुसीबत के चलते अपना घर छोड़कर कैंप में रहना पड़ रहा है, उनको शिविर कैंप में 950 रुपए महीने की दर पर कमरा मिलेगा। इस राशि से वो अपनी पसंद की जगह पर भी रह सकते हैं। वहीं हर परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा के हिसाब से काम दिया जाएगा और इसकी एवज में उन्हें हर दिन 450 रुपए मिलेंगे। 6 महीने तक बिजली का बिल माफ कर दिया गया है। जिन परिवारों के साथ पशु हैं, उन्हें 15,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। सहकारी बैंकों से जिन लोगों ने लोन लिया है, उन्हें 1 साल तक की किस्त नहीं भरनी होगी। आज हुई धामी कैबिनेट में प्रभावित लोगों के विस्थापन के लिए पीपल कोटी, गौचर, ढाक, कोटी फार्म, सेलोंग के साथ साथ नई जगहों को चिन्हित किया गया है। उत्तराखंड कैबिनेट के सभी मंत्री 1 महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे और इस राशि से जोशीमठ के प्रभावित लोगों की मदद की जाएगी। जमीन धंसने और घरों में आई दरारों के बीच चमोली जिला के आपदा प्रबंधन विभाग ने जोशीमठ के 9 वार्ड में 760 प्रभावित इमारतों को अभी तक चिन्हित किया है, जिसमें से 128 भवनों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। इससे पहले सीएम धामी ने कहा था कि अभी इमारतों को नहीं तोड़ा जाएगा, विस्थापन के बाद ये कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज इसरो ने भी जोशीमठ को लेकर कई तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जल्द ही जोशीमठ पर बड़ी आफत आने वाली है। और बुलेटिन के आखिर में बात संसद के बजट सत्र की। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। इस बार का बजट सत्र कई मायनों में काफी खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। बजट सत्र 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा, जिसकी शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करेंगी। तो क्यों खास है इस बार का बजट सत्र, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद का बजट सत्र 2023 आगामी 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में कुल 66 दिनों में 27 बैठकें होनी हैं। अवकाश के साथ ये सत्र 6 अप्रैल 2023 तक चलेगा। बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा। खबरों के मुताबिक इसके अलावा केंद्रीय बजट और दूसरे मदों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि बजट सत्र 2023 के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा, ताकि विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों विभागों से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार कर सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को पहली बार संबोधित करने वाली हैं। बजट सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को पहली बार संबोधित करेंगी। बजट में इस बार भी लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास एक बार फिर आयकर छूट सीमा में कटौती की उम्मीद लगाए बैठा है, जबकि कारोबार की भी अपनी मांगे हैं। इनके कई उत्पादों में जीएसटी कम करने की मांग है। बजट सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक ट्वीट करके कहा, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। अमृतकाल के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और अन्य मदों पर चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। बजट सत्र में इस बार राहुल गांधी की भागीदारी भी होने वाली है। विपक्ष का बड़ा चेहरा बने राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद सीधा दिल्ली आकर बजट सत्र में शामिल होंगे, जहां एक बार फिर उनका सामना पीएम मोदी से होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।